नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा। और आप सभी देख चुके हैं कि पिछले दिनों मार्केट एक बहुत शानदार तरीके से रैली दिखाया और सेंसेक्स और निफ्टी लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट कर चुके हैं। मतलब लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो सोचिए किस तरीके से मार्केट रिकवरी किया। कुछ दिनों से गिरावट हो रहा था, बहुत सारे कमेंट्स भी मुझे आ रहा था कि सर मार्केट कब रिकवरी करेगा। देखिए मैंने आपको ये बताया कि जिस तरीके से मार्केट में करेक्शन हो रहा है ना, थोड़ा-सा ऊपर जाने के बाद नीचे आया, फिर से ऊपर गया, ये एक्चुअली वॉल्यूम कर रहा है। मतलब एक रेंज के अंदर वॉल्यूम कर रहा है, तो वॉल्यूम जब ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा मोमेंटम आपको ज़रूर दिखेगा। तो देखिए इतने लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी तो रुकना चाहिए था। तो अभी सोचिए वो एक ही जगह पे वो ट्रेड करके वो वॉल्यूम कर रहा है, तो फिर से वो जो लेवल ब्रेकआउट करेगा तो फिर से एक लंबा जर्नी आपको दिखेगा। तो मार्केट अगर बुल में हो तो बाकी कंपनीज तो बुल होगा ही। तो उसी से जुड़े हैं मैं आज 3 कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जिस कंपनी के ऊपर मैं बहुत दिनों से ट्रेड लेकर बैठा हुआ हूँ और मुझे पता नहीं था कब टारगेट मिलेगा। अभी मुझे देख कर लग रहा है कि जल्द से जल्द टारगेट मिलने का चांसेस है। उनमें से फर्स्ट कंपनी है मारुति सुजुकी। देखिए मारुति सुजुकी के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया था, वो शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया। अभी देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना था, कफ विथ 100 पैटर्न्स बना था। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद देखिए कंपनी किस तरीके से ऊपर गया, उसके बाद रीटेस्ट किया, वही रेंज के ऊपर आया था। 2 बार 3 बार उस लेवल को टच किया। मतलब यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या था, यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट बना। यहाँ पे स्ट्रांगली वो कंपनी बार-बार एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा था। तो जब सपोर्ट क्रिएट किया, उसके बाद ऊपर गए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वो अपसाइड में ट्रेंड किया और बहुत शानदार तरीके से टारगेट को वो अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे एक एंट्री मिला था और इसी एंट्री लेवल के बाद कंपनी धीरे-धीरे करके नहीं, बहुत शानदार तरीके से ऊपर गया और टारगेट को अचीव किया। और ये जो टारगेट मिला वो कितना टारगेट मिला? 17%। तो आप कहेंगे सर 17% आपको कितने दिनों में मिला? जब मेरा एंट्री हुआ था, एक्चुअली मुझे एंट्री यहाँ पे मिला और मेरा टारगेट हुआ करीबन 173 डेज में। मतलब अराउंड 5 टू मतलब 5 से साढ़े 5 मंथ। तो कोई बात नहीं, 6 मंथ के अंदर अंदर 17% का रिटर्न मेरे हिसाब से बेस्ट है। बाकी हर किसी के पास इस तरीके से रिटर्न अगर हो तो ऑब्वियसली बेस्ट रिटर्न है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर ट्रेड मैंने क्यों लिया उसके बारे में चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। मारुति सुजुकी के बात कहने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल्स में कभी भी कमी आपको इस कंपनी के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। लगातार सेल्स ग्रोथ हुआ, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे और नेट प्रॉफिट जो 2400 करोड़ था उस वहां से बढ़ के 3200 करोड़ बना। मतलब एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले है। अभी देखिए अर्निंग पर से 79 करोड़ था, अभी वो बढ़ के 102 करोड़ हो गया। तो एक बेस्ट तरीके से जब कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से तो डरना नहीं चाहिए, तो पेशेंट के साथ बने रहना चाहिए। जब आपको फायदा मिलने का आपको पोजीशन दिखा चुके हैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स, तो वो आज नहीं तो कल आपको टारगेट जरूर देंगे। क्योंकि जब यहाँ पे काफी धैर्य पैटर्न्स बना था तब मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके काफी धैर्य पैटर्न्स बनाए हैं। मतलब थोड़ा सा तो टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद टारगेट का अचीव करेगा। और मार्केट बुल रन में है और निफ्टी सेंसेक्स भी लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ज्यादा है और भी ऊपर जाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इन्फोसिस। तो मारुति के ऊपर आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो नाम है इन्फोसिस, इन्फोसिस के ऊपर मेरा इस साल में 2 ट्रेड हुआ। मतलब इस साल में नहीं कहूँगा, 2023 से लेकर 2000 मतलब 23 और 2023 एंड 2024, ये दोनों सालों के लिए टोटल मुझे इन्फोसिस में दोनों 2 ट्रेड मिला। तो पहले ट्रेड कहाँ पे मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए यहाँ पे एक रेंज ट्रेड मिला था। रेंज ट्रेड का मतलब है कि मैंने इंतजार कर रहा था जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे, इस लेवल को, तो मैं एंट्री लूंगा। तो जब से करेक्शन हो रहा था मैं इंतजार कर रहा था और यहाँ पे जब भी इस लेवल को टच किया और यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ के, आप थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ और भी आपको समझने में आसानी होगा। देखिए जब इस लेवल को टच किया और यहाँ पे एक कैंडल बना, इस कैंडल को कहा जाता है कि एक हैमर जैसे कैंडल। तो हैमर कैंडल बना और यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ बना। तो ऐसे कैंडल क्यों बना, सबसे पहले वो सोचिए। क्योंकि प्रीवियस अगर डेटा देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के लिए स्ट्रांगली क्या था, एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया, नीचे आकर इसको सपोर्ट फेस किया और इसी लेवल से कंपनी के ऊपर बिग जर्नी देखने को मिला। तो इसका मतलब यहाँ से करेक्शन होने के बाद, टच करने के बाद कंपनी के ऊपर यहाँ से बिग जर्नी देखने को मिला। अभी कहने का मतलब ये है कि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पर रिटेस्ट किया, जिस तरीके से वो ऊपर गया है, तो आसान तरीके से वो टारगेट को अचीव यहाँ पे कर चुके हैं। ये फर्स्ट एंट्री था और फर्स्ट टारगेट था। सेकंड एंट्री कहाँ पे मैंने लिया, एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ।
और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी लगातार यहाँ पे क्या कर रहा है, ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो लगातार ऊपर गए तो यहाँ पे फिर से एक बार टारगेट मिलेगा, वो टारगेट में लेकर चल रहा हूँ 1953 के आसपास। और ये टारगेट, सॉरी 1953 नहीं, एक्चुअली 1973 इस तरीके से टारगेट मुझे मैं लेकर चल रहा हूँ। और वो 23% के आसपास टारगेट है। पहली बार जो टारगेट था वो करीबन 26% के आसपास था, और इस बार 23% के आसपास टारगेट मिला है। कोई बात नहीं। पहली बार जो टारगेट मिला वो कितने दिनों में मिला था, एंटी लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 29% के आसपास टारगेट मिला था, और वो भी 24 डेज में, सॉरी 240 डेज में, अराउंड आप 8 मंथ बोल सकते हैं। तो 8 मंथों में 30% रिटर्न मिलना कोई कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्फोसिस जैसे बड़े कंपनीज के ऊपर, इतने लार्ज के ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर इतना रिटर्न मिलना आसान नहीं होता। तो फिर भी मैं सेकंड टाइम भी ऐसे आप एंट्री लिया। एंट्री लेने के दो वजह है। पहली बात, जिस तरीके से आशा किया जा रहा था कि कंपनी का रिजल्ट इस बार खराब आएगा, फिर भी कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिला। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट जो है वो 6,500 करोड़ से 6,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एक अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले है। तो 6,500 करोड़ से 6,000 करोड़ के आसपास देखने को मिले है। बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ग्रोथ होता देखने को मिले। तो कंपनी के सिर्फ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुआ, इन्वेस्टर भी देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड भी इस कंपनी के ऊपर एडिंग किया कुछ क्वांटिटी, और एफआईएस भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा क्वांटिटी ऐड किया 33% के आसपास। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने कितना एडिंग किया, 18% के आसपास। तो 18% और 33%, तो दोनों में ही यहाँ पे एडिंग किया गया। और इसका मतलब कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा धमाका और भी होने वाला है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। अपकमिंग टाइम्स में और भी ज़्यादा अपटर्न मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा। मेरे खुद के, मैं इस तरीके से रिसर्च कर रहा हूँ। देखिए बाकी मेरे जो ट्रेड मैंने लिया, इस ट्रेड को फॉलो ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हो, आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक, तो देखिए इंडिया में कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों बैंक में उतना खास ग्रोथ नहीं हुआ जितना बाकी बैंक्स में हो रहा है। तो ये दोनों बैंक क्या खराब हो चुके हैं? बिल्कुल नहीं। कभी कभी होता क्या है, मार्केट में इसका परफॉर्मेंस अच्छा होने के बाद भी शेयर में तेजी देखने को नहीं मिलता, और जब तेजी देखना स्टार्ट हो जाता है तो वो रुकेगा नहीं। तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर मैं एक चीज बता दूं कि कंपनी कोई बेकार कंपनी नहीं है। कंपनी इंडिया के नंबर वन कंपनी है, और इसके ऊपर मैंने, सॉरी, इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। और आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर मैंने टेल लिया था। कहाँ पे टेल लिया मैं सबसे पहले वो दिखाना चाहूंगा। मुझे अभी लग रहा है कि टारगेट अचीव होने का चांसेस ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि देखिए एंट्री हुआ था कुछ इस तरीके से लेवल्स में अराउंड, मैंने जब एंट्री लिया था तब जुलाई मंथ था 2023 में, और तब से लेकर आज तक मैं अगर देखूँ तो ऑलमोस्ट 228 डेज हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, 7 मंथ हुआ है। मुझे लग रहा है कि वो 8 मंथ के अंदर अंदर ही टारगेट का अचीव करेगा। तो अगर एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूँ तो 16% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है, और 8 मंथ में 16% का टारगेट कोई कम नहीं है। और फाइनली पिछले दिनों में जब सेंसेक्स हाई किया, निफ्टी हाई किया, और बैंक भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, बैंक भी बहुत तेजी से ग्रोथ किया, इसके चलते आईसीआईसीआई बैंक लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट कर चुके हैं। अभी आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर एक शानदार तरीके से मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे एक कप विथ हंड्रेड पैटर्न्स बना है, और यहाँ पे कप विथ हंड्रेड पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं, और टारगेट अचीव करने का भी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर मैं जिस तरीके से सोचकर काम किया, मतलब जिस तरीके से रिसर्च करके काम किया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर सबसे पहले मैंने क्वार्टरली रिजल्ट को रिसर्च किया, जहाँ पे मुझे देखने को मिला कि पिछले सालों का जो रिजल्ट था उससे कई गुना ज़्यादा इस बार रिजल्ट ग्रोथ हुआ, अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास। और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी अराउंड 2,000 करोड़ के आसपास ज़्यादा सेल्स देखने को मिले, मतलब रेवेन्यू देखने को मिले। इंटरेस्ट भी पेमेंट किया और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी अलग लेवल में ग्रोथ हुआ, 9,000 करोड़ से 11,500 करोड़ तक देखने को मिला। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है, जिसके चलते मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। सिर्फ यही एक कारण नहीं है, और एक कारण है जो कारण आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी की जो बोरिंग्स है, वो पिछले सालों में जो बोरिंग्स था एक करीबन 11 लाख करोड़ के आसपास, और इस बार बोरिंग बढ़ के हो चुके 12 लाख करोड़। और करंट जो ईयर है उसमें करीबन 14 लाख करोड़ के आसपास बोरिंग्स देखने को मिला है। सोचिए, कंपनी हर साल खुद के बोरिंग्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं, और उसके साथ साथ कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब टोटल जो इसका कैपेसिटी है, इस टोटल लैंडिंग कैपेसिटी को
एक बार कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा कंपनी के हाथ में है। इस पैसे को कंपनी बैंक क्या कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं और लोन के हिसाब से वो मतलब इंटरेस्ट कमा सकते हैं और वहाँ से कंपनी के एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट होगा। तो जिस बेसिस में कंपनी का लगातार प्रॉफिट भी हो रहा है और इस सारे कारण की वजह से मैंने इस कंपनी का वो ट्रेड लिया था। देखिए हमेशा आपको टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बनता है इसके ऊपर आपको डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है। आपको पहले ढूंढना है कि कहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है और उसके बाद अगर फंडामेंटली और फाइनेंशियली ठीक ठाक है तो उस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने में आपको लॉसेस होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। हाँ, ऐसे नहीं कहूँगे कि लॉस नहीं होगा, बहुत कम हो जाएगा। आप खुद ही रिसर्च करके देखिएगा और आप खुद ही एक बार स्टडी करिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से ट्रेड लेने से आपको कितना फ़ायदा मिलता है। देखिए मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखिए, सारी चीज़ों को एनालिसिस करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।